गुलियन बेरी सिंड्रोम ये क्या होता है कि इसी फॉर्मेट में मतलब लिख के आना है पेपर में। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि इट इज अ रेयर ऑटोसोमल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट muscle weakness, areflexia, variable sensory involvement and often follows a antecedent infection। ये वैसे तो एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे रेयर है, ये उतना कॉमनली नहीं मिलता। मेन इसमें जो रहता है वो मसल वीकनेस होती है, ए रिफ्लेक्सिया होता है, माने रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाता है, जो भी रिफ्लेक्स रहते हैं वो सब इसमें खत्म हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत सेंसरी इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। मेनली वैसे ही कहा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसका जो कॉज माना जाता है वो एक इन्फेक्शन के बाद ये डिजीज ज्यादातर देखी जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जो कि किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उसके बाद ये चीज देखी जाती है। और इसमें जो मेन लक्षण मिलेगा तो वो होता है मसल वीकनेस होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, ए रिफ्लेक्सिया देखने के लिए मिलता है, रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं कंप्लीटली, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट और एंटीसीडल इन्फेक्शन ऑफन फॉलोइंग एंटीसीडल इन्फेक्शन, माने कि ये हमेशा किसी ना किसी इन्फेक्शन के बाद होने वाली डिजीज है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इंसिडेंसेस, क्योंकि ये एक रेयर डिजीज है तो ये कम केसेस ही इसके मिलते हैं, ठीक है। तो 1 to 2 केसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं 1 लाख की पॉपुलेशन में, करीब कम ही दिखते हैं इसके केस। किसी भी एज पे ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो इसका पीक इंसिडेंस है वो यंग एडल्ट्स में ये चीज देखी जाती है। और रेशियो क्या है मेल फीमेल का, 1.5 to 1:1, ठीक है। मतलब कि ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कंपेरेटिवली मेल में जो है ये डिजीज ज्यादा देखने के लिए मिलती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि इसमें इम्यून मीडिएटेड डीमाइलिनेशन ऑफ एक्सोनल डीमाइलिनेशन और एक्सोनल डैमेज टू द पेरिफेरल नर्व्स। जो भी पेरिफेरल नर्व्स है उनका डीमाइलिनेशन हो जाता है। माइलिन शीथ क्या होती है, न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, तो उस माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। या फिर एक्सॉन ही जो है उसका डैमेज हो जाता है, किसका, मेनली पेरिफेरल नर्व्स का। और एक सेकेंड, ये जो स्ट्रेप्टो जो गुलियन बेरी सिंड्रोम है ना, इस ये एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के बाद बॉडी कुछ इस तरीके से रिएक्ट करने लगती है और वो खुद ही के न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद उसके अगेंस्ट जो भी मतलब उस बैक्टीरिया के जो एंटीजेंस होते हैं ना, वो एंटीजेंस कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स से थोड़ा बहुत मैच करते हैं। तो फिर बॉडी को क्या लगता है कि ये न्यूरॉन्स को भी बॉडी यही समझती है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ही है, तो इस चक्कर में वो न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये इसमें मेन पैथोलॉजी होती है कि स्ट्रेप्टोकोकस का जैसा एंटीजन होता है, वही स्ट्रेप्टोकोकस का जैसा एंटीजन बॉडी को लगता है कि इस नर्व में भी मौजूद है और वो नर्व को डिस्ट्रॉय करने लगती है। स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन के बाद ये मेनली डिजीज देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो पैथोलॉजी क्या है कि ये इम्यून मीडिएटेड डीमाइलिनेशन, और मतलब इम्यून सिस्टम, जरूरी नहीं है कि हर बार इन्फेक्शन होगा तभी ये चीज होगी, कभी कभी बिना इन्फेक्शन के भी है, लेकिन ज्यादातर जो गुलियन बेरी के केसेस देखे जाते हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की हिस्ट्री प्रेजेंट रहती है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, पेरिफेरल नर्व्स का डीमाइलिनेशन करने लगता है, उनके एक्सॉन्स को डैमेज करने लगता है। या फिर क्या हो सकती है पैथोलॉजी, या फिर मॉलिक्यूलर मिमिक्री बिटवीन द इन्फेक्शियस एजेंट एंड नर्व एंटीजन ट्रिगर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे मैंने बताया कि जो उस बैक्टीरिया का एंटीजन होता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, वैसा ही एंटीजन क्या होता है नर्व के ऊपर भी मौजूद होता है। तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये नर्व का एंटीजन देख के कि ये स्ट्रेप्टोकोकस का ही एंटीजन है, तो वो इसलिए नर्व्स को डैमेज करने लगती है। एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस लेड टू नर्व डैमेज, ये है क्लिनिकल फीचर्स इसमें। जो ये कुछ इसमें 4-5 ही मेन लक्षण दिखते हैं। एक तो वीकनेस होती है, ठीक है, सिमेट्रिकल इसमें वीकनेस देखने के लिए मिलती है। सिमेट्रिकल माने दोनों लिम्स में रहेगी, और पूरा वीकनेस बॉडी में देखने के लिए मिलेगी।
इसके अलावा और ये ना मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाला इसमें वीकनेस या सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि लेग से स्टार्ट होता है धीरे धीरे, मतलब पहले लेग्स में जो है वो रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाएगा, वहीं पे वीकनिंग होगी और उन्हीं का पैरालिसिस होगा। धीरे धीरे ये जो वीकनेस है, मसल की वीकनेस, ये ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो इसको ना असेंडिंग वीकनेस कहा जाता है। तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न लिखा है ना, तो ये चीज नहीं है इसमें, केवल असेंडिंग पैटर्न ये इसका मतलब फीचर है कि अगर किसी में असेंडिंग वीकनेस ऑफ मसल देखने के लिए मिल रही है तो वो असेंडिंग वीकनेस हमको ये गुलियन बेरी सिंड्रोम में ही मिलेगी। सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर इसमें वीकनेस और पैरालिसिस देखने के लिए मिलता है। लेग्स में से, लेग से स्टार्ट होता है नीचे से, फिर धीरे धीरे आर्म, फेस, फुल बॉडी को इन्वॉल्व ये कर लेता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें स्पेशल यही है कि इसमें असेंडिंग टाइप ऑफ वीकनेस देखने के लिए मिलती है। पैरालिसिस भी असेंडिंग टाइप है कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है वो। और इसके अलावा ए रिफ्लेक्सिया रहता है, तो इसमें जितने भी टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सभी इसमें एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं दिखते। और इसके अलावा कुछ सेंसरी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे पेरिस्थीशिया यानी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, नमनेस रहता है, कुछ पेशेंट्स में पेन भी रहता है। इसके अलावा कुछ क्रेनियल नर्व, अगर इसमें क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो उस केसेस में इसमें फेशियल वीकनेस, डिस्फेजिया माने खाने में दिक्कत होगी और रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने के लिए मिलता है। कुछ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस भी इसमें हो जाते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बैठा हुआ है या लेटा हुआ है व्यक्ति जब उठ के मतलब खड़ा होगा तो फिर एकदम से उसको हाइपोटेंशन हो जाएगा। टेकीकार्डिया हो सकता है इसमें, और यूरिनरी रिटेंशन, ये चीजें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है सारे लिम्स में, ठीक है, धीरे धीरे वो चीज बढ़ती जाती है। ए रिफ्लेक्सिया देखते हैं या हाइपोरिफ्लेक्सिया देखते हैं। इसके अलावा जब हम सीएसएफ का एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसमें एलिवेटेड प्रोटीन हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है एलिवेटेड मिलेगा। इसके अलावा हम लोग ब्रेन इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज यानी कि ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो ग्राम भी हम करवा सकते हैं ब्रेन में जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उस चीज को देखने के लिए। इसके अलावा जो ये गुलियन बेरी सिंड्रोम है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो 4 मेन टाइप का ये होता है। इसमें एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। दूसरा होता है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। थर्ड इज एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट इज मिलर फिशर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये 4 तरीके का गुलियन बेरी सिंड्रोम होता है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन पॉलीन्यूरोपैथी वाला है, जो फर्स्ट टाइप है, वो क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें मेनली डीमाइलिनेशन जैसे उसके नाम में ही है। सेकंड जो है उसमें क्या है, नाम में ही है उसके कि एक्यूट मोटर न्यूरोपैथी, ठीक है। तो इसकी हमने जब पैथोलॉजी देखी थी तो वहां पे ये था कि या तो डीमाइलिनेशन हो जाता है या फिर एक्सॉन्स का डैमेज होने लगता है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है AIDP, इसमें डीमाइलिनेशन होता है। सेकंड जो है अमान, उसमें एक्सोनल डैमेज होता है क्योंकि उसके नाम में ही है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है। और इसमें भी वीकनेस तो मिलेगी क्योंकि इस डिजीज का फीचर ही वही है। थर्ड टाइप जो है वो है एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, इसको अमसान कहते हैं। तो इसको अमसान में क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे नाम में ही, उसके नाम से ही वो क्लियर होता है कि मोटर और सेंसरी दोनों ही तरीके के जो एक्सॉन्स हैं वो सब यहाँ पे डैमेज मिलेंगे। फिर लास्ट टाइप जो है वो है मिलर फिशर सिंड्रोम, वो भी टाइप ऑफ गुलियन बेरी सिंड्रोम ही है, उसका सब टाइप है। तो ये अगेन इट इज अ रेयर, इसमें एटेक्सिया हो जाता है। एटेक्सिया जो है हैंड्स का फ्लैपिंग टाइप ऑफ ट्रेमर होता है, ठीक है। इसमें ए रिफ्लेक्सिया भी देखने के लिए मिलता है एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आई का पैरालिसिस या वीकनेस इस तरीके से, तो आईज भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। तो ये इसके टाइप हो गए। ट्रीटमेंट इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट क्योंकि धीरे धीरे ये असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस या असेंडिंग टाइप ऑफ मसल वीकनेस होता है, तो धीरे धीरे फिर क्या है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वो सब भी वीक होने लगती हैं। तो इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है।
तो सपोर्टिव केयर एक इसमें चलता है जिसमें कि मैकेनिकल वेंटिलेशन, कार्डियक मॉनिटरिंग, पेन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम इसमें देंगे। और कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर थेरेपीज भी इसमें दी जाती हैं कि ये क्या है इम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपी। तो वो जो एंटीबॉडीज बन जा रही थी ना, एंटीजन जो न्यूरॉन्स के ऊपर एंटीजन मौजूद है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन रही थी। तो वो जो हमारी बॉडी जबरदस्ती की एंटीबॉडीज बना रही है न्यूरॉन्स के एंटीजन के अगेंस्ट, जो कि उसे नहीं बनानी चाहिए थी, उन एंटीबॉडीज को रोकने के लिए हम ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या काम करेंगे, तो ये आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी बना रही है न्यूरॉन्स के अगेंस्ट, उस चीज के लिए हम ये देंगे उसको। इसके अलावा प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज से यही है कि जो एंटीबॉडीज बनी हुई है वो चीज निकल जाएगी। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें देके कोई खास फायदा नहीं होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इन्फ्लेमेशन के केस में देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज है नहीं। तो इसमें सपोर्टिव केयर ही हम दे सकते हैं। और इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटर थेरेपी इसमें यूज होती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, धीरे धीरे असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस है, असेंडिंग टाइप ऑफ वीकनेस है। तो इसमें ऑब्वियसली मसल फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, सॉरी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर है, कार्डियक इरिदमिया देखने के लिए मिलेगा, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है, पेन मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमको, या फिर पेन का कोई ज्यादा परेशानी हो सकती है। और एक चीज ये है कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है। तो इसका जो सबसे मेजर मतलब कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक फेलियर, इसमें दो चीजें देखने के लिए मिलती है, वही आपने ध्यान रखना है। प्रोग्नोसिस इसका क्या है कि प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है। ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस है इसका कि मोस्ट पेशेंट्स रिकवर फुल्ली विद इन 6 to 12 months। ठीक है, पूरा फुल्ली रिकवर कर जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और सम हैव रेसिडुअल वीकनेस और डिसेबिलिटी, थोड़ा बहुत कुछ डिसेबिलिटी या वीकनेस रहती है, अदरवाइज फुल्ली ये ठीक हो जाता है अपने आप। ये डिजीज 6 से 12 महीने में रिजॉल्व हो जाती है। और मोर्टेलिटी रेट भी इसका कम है, तो प्रोग्नोसिस इसका गुड है। ठीक है, तो 3 to 5% इसका मोर्टेलिटी रेट रहता है। और कुछ इसके बारे में और थोड़ा पॉइंट्स ये हैं कि जो गुलियन बेरी सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, मेनली रीसेंट इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस से ये चीज ट्रिगर होती है। इसमें रैपिड ऑनसेट मसल वीकनेस होता है, ए रिफ्लेक्सिया, ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें या इंट्रोडक्शन या लास्ट में कंक्लूजन के रूप में, तो कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड मसल वीकनेस। ठीक है, एरिफ्लेक्सिया है, वेरिएबल सेंसरी इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। और डायग्नोसिस मेनली हम क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे सीएसएफ एनालिसिस और ईईजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बेसिस पे करेंगे। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपी है, जो मैंने आपको बताया, एंटीबॉडीज जो बन रही है उसके अगेंस्ट ही करना है। प्रोग्नोसिस इसका जनरली गुड है, और कुछ थोड़ा बहुत रेजिडुअल डिफेक्ट हो सकता है। ओवरऑल ये गुड प्रोग्नोसिस की डिजीज है, और मोर्टेलिटी रेट भी इसका बहुत कम है। ठीक है, तो ये है गुलियन बेरी सिंड्रोम के बारे में। इसका 10 मार्क्स तक का जो है एक नोट आ जाता है। ठीक है, कभी 5 मार्क्स का नोट आता है, कभी 10 मार्क्स का आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है।